नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मोतिहारी से आ रही है, जहां पर कृष्णनगर में घर में बम विस्फोट हुआ है। घर में एक साथ फटे हैं 2 बम, जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। और घर से फिलहाल 5 जिंदा बमों को बरामद भी किया गया है। घर में किराए पर रहने वाला युवक फरार बताया जा रहा है। घर से फिलहाल 5 बमों को बरामद किया गया और किराए पर रहने वाला युवक फरार बताया जाता है। बम विस्फोट में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, ये राहत की खबर जरूर हो सकती है, लेकिन सवाल ये कि घर में लगातार बम के मिलने का सिलसिला एक के बाद दूसरी जगहों से सामने आता हुआ। मोतिहारी से ये बड़ी खबर, जहां पर एक साथ 5 जिंदा बमों को बरामद किया गया है, जबकि 2 बम विस्फोट हुए। किसी तरह का कोई हताहत नहीं हुआ है, ये राहत जरूर रही। घर में रहने वाले किराएदार जिसको फरार होने की जानकारी मिल रही है, अब उसे लेकर पुलिस अपनी तहकीकात को आगे बढ़ा रही है। तो ये वो तस्वीर आपके सामने, जहां पर घर में रहने वाले किराएदार की तलाश जरूर की जा रही है, क्योंकि एक युवक बताया जा रहा है कि किराए में यहां पर रह रहा था, लेकिन अब वो फरार है। श्री कृष्ण नगर में घर से बम विस्फोट की ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई। और संवाददाता मुकेश हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए मोतिहारी से। मुकेश, क्या जानकारी इस वक्त इस बम विस्फोट को लेकर? जी विभा, बता दूं कि ये युवक था जो चकिया का रहने वाला था और वह पिछले 2 महीना से उस घर में किराए पर रहता था। ऊपरी मंजिल में वह किराए पर रहता था, निचले मंजिल पर एक दूसरा परिवार जो वह भी किराए पर ही रहता था। मकान मालिक जो कहीं बाहर रहते थे और दोनों फ्लैट ऊपर और नीचे दोनों किराए पर दे रखा था। बीती रात से उसकी चहलकदमी होती थी और आता जाता था, पढ़ने के नाम पर उसने किराए पर लिया था और उसकी चहलकदमी कुछ ऐसा संदिग्ध लोग बता रहे हैं। युवक के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है कि युवक का नाम क्या है, कहाँ का रहने वाला था? किराए पर जब मकान दिया गया होगा तो इस शख्स के बारे में कोई आइडेंटिफिकेशन लिया गया? नहीं, उसमें क्योंकि मकान मालिक जो है वो कहीं बाहर रहते हैं और किराए पर मकान दिए हुए हैं। चकिया का रहने वाला बताया जाता है, लेकिन युवक का नाम और फिर उसका क्या पहचान है, कहाँ किस चकिया ब्लॉक में किस गांव का रहने वाला है, यह पता नहीं लगा है। लेकिन अब पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। पुलिस का कहना है कि हमने इस युवक की शिनाख्त कर लिया है और उसको। मुकेश, बम की इंटेंसिटी को लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है कि कितनी मारक क्षमता का ये बम था? क्योंकि लगातार खबरें आ रही हैं, कई इससे पहले घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें गोपालगंज में बम विस्फोट की घटना हुई। अब एक बार फिर से मोतिहारी से खबर सामने है। जी विभा, बता दूं कि हमारी बात हुई है अधिकारियों से, पुलिस अधिकारियों से बात हुई है और पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बम नहीं है, केवल डराने और आवाज वाली का ही बम है, जो छोटे मोटे या कहीं कोई आपराधिक घटना या कहीं कुछ लोग डरा करके पैसे वसूल ले, ऐसे मामलों में ऐसा बम का प्रयोग किया जाता है। ऐसे हानिकारक बम नहीं है, केवल बारूद वाली बम का पता लगा है। हल्की क्वालिटी की बम बताई जा रही है। जी विभा, किराए के मकान में जब ये लोग रह रहे थे, कितनी की संख्या किराएदारों की बताई जा रही है? ये किराएदार की संख्या ऊपरी मंजिल में यह अकेले ही लड़का रहता था और युवक रहता था जो पढ़ाई के नाम पर अपना लिए हुए था किराए पर। और नीचे एक फैमिली रहती है जिसमें एक महिला है, विडो महिला है, और उसके साथ दो बच्चे हैं। वो बच्चे भी यहाँ पर रहकर, क्योंकि महिला संग्रामपुर की रहने वाली बताई जा रही है और नीचे की जो किराए पर है। क्या आसपास के लोगों को कभी युवक सस्पेक्टेड लगा, कभी संदेह हुआ कि युवक की आवाजाही व्यवहार में इस तरह का कुछ दिख रहा है जिससे संदेह किया जाए? एक स्टूडेंट की तरह ही वह हमेशा रहता था और क्वार्टर में रहता था और उसके घर से निकलने के बाद से क्या उसकी गतिविधि है, लोग इतना इसे गौर नहीं किए थे। लेकिन टेक्निकल सेल, चूंकि इस तरह की घटनाओं के बाद टेक्निकल सेल पहुंचती है घटना स्थल पर, तो क्या ये टेक्निकल सेल से जुड़े लोग पहुंचे यहाँ पर छानबीन के लिए? जी टेक्निकल सेल के लोग पहुंचे हैं। जो मोतिहारी एसपी ऑफिस या पुलिस विभाग का जो टेक्निकल सेल है उसने जांच शुरू किया है और एफएलसी की टीम मुजफ्फरपुर से और पटना से बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। जो एसपी के अनुसार वह शाम तक, देर रात तक या फिर सुबह तक पहुंच जाएगी और वो जांच करेगी। उसके बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि कितनी पावरफुल बम है और इसका क्या क्या उपयोग होता है। वहां से कुछ बंदूक की गोलियां भी बरामद हुई है
एक दो बंदूक गोलियां भी बरामद हुई है। जी विभा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। आपका इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो बताते चलें, टेक्निकल सेल की टीम यहां पर पहुंच चुकी है, घटनास्थल पर जांच की जा रही है। धमाके बाद श्री कृष्ण नगर मोहल्ले में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 बम फटे हैं। हालांकि इसकी क्षमता कम बताई जा रही है, इसीलिए नुकसान नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ है। जो मकान मालिक हैं वो बाहर रहते हैं और किराए पर एक युवक जो यहां रह रहा था वो फरार बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण नगर मोहल्ले में जिस घर में यह धमाका हुआ है, युवक पढ़ने के नाम पर इस मकान को किराए पर ले रखा था और विस्फोट के बाद ये युवक इस वक्त फरार है। नवादा में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। एसटीएफ और जिला पुलिस ने फरहा गांव में छापेमारी की, जहां से 6 बने हुए पिस्टल, 3 अर्धनिर्मित पिस्टल के अलावा 20 मैगजीन और 100 कारतूस बरामद किए गए हैं। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो दूसरी तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं पहली तस्वीर में इनके पास से निर्मित और अर्धनिर्मित हथियार बड़ी संख्या में जिसकी बरामदगी की गई है वो नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 4 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की और इस गन फैक्ट्री का खुलासा भी हुआ और बताया जा रहा है कि इस गन फैक्ट्री का कनेक्शन जो है मुंगेर से भी जुड़ा हुआ सामने आ रहा है। पकड़े गए लोगों में नवादा का मोहम्मद आलमगीर अंसारी, मोहम्मद एनुल और मुंगेर के 4 लोग शामिल हैं। ग्रिल और शटर बनाने की दुकान के नाम पर गन फैक्ट्री चलाई जा रही थी। रजौली के एसटीपीओ ने बताया कि खबर मिली थी कि नवादा के हथियार स्मगलर ने मुंगेर के अवैध हथियार बनाने वालों से संपर्क किया हुआ और इसके बाद ये छापेमारी की जाती है। मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा किया गया। छापेमारी में 6 पूर्ण निर्मित पिस्टल, 3 अर्धनिर्मित और बहुत सारा मिनी गन फैक्ट्री का जो टूल्स होता है, मशीन बरामद की गई है। नवादा पुलिस को एसटीएफ के सहयोग से एक बार फिर से बड़ी सफलता हासिल हुई है और इस बार नवादा पुलिस ने एसटीएफ की मदद से मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है, जहां पे एक बड़े पैमाने पर हथियार बनाने का एक स्पॉट को जो है वो उजागर किया गया है। आप इस वक्त देख सकते हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं अकबरपुर थाने में, जहां पे एसडीपीओ के नेतृत्व में अभी पीसी ऑर्गेनाइज की गई थी, जहां पे कुल 6 फर्निश्ड पिस्टल को जब्त किया गया है और 3 अनफर्निश्ड पिस्टल को बरामद किया। इसके साथ ही उनके ठिकानों से वाइल्स और कई उपकरण जो जब्त किए गए हैं, जो उन पिस्टल को बनाने में काम आते थे। और अकबरपुर पुलिस ने फरहा गांव में छापेमारी करते हुए अलग अलग लोकेशन पे छापेमारी कर कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 4 लोग मुंगेर के हैं जो यहाँ नवादा हायर करके लाए गए थे और उनके द्वारा जो है सो पिस्टल यहाँ पे बनाने का काम कराया जाता था। और एक लाइनर को भी पकड़ा गया है जो बिहार के अलग अलग हिस्सों में पिस्टल बेचने का काम करते थे। और 2 स्थानीय युवक जो है जो नवादा के ही रहने वाले हैं, उनको भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिला के नवादा पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। हालांकि इसमें एसटीएफ की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया है। तो नवादा पुलिस को एक लंबे अरसे के बाद अवैध हथियार बनाने का जो एक बड़ा जो सूचना जो प्राप्त हो रहा था, उसका पुलिस ने उद्भेदन किया है। तो आने वाले समय में जो रामनवमी का त्यौहार है उसको लेके उसके मद्देनजर पुलिस को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। दानापुर में जेडीयू नेता दीपक मेहता की हत्या के 18 घंटे से ज्यादा बीतने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। हत्या से नाराज लोगों ने दानापुर गांधी मैदान सड़क को जाम कर दिया और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई। दीपक मेहता को कल रात उनके घर के गेट के पास ही गोली मारी गई थी। दीपक दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष भी थे। जिस जगह पर उन्हें गोली मारी गई वो नासरीगंज ओपी से महज 50 कदम की दूरी पर है। इसके बावजूद मर्डर के बाद अपराधी यहां से आराम से फरार हो जाते हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। दीपक मेहता 2020 के विधानसभा चुनाव में दानापुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके थे और पुलिस फिलहाल कई एंगल से इस वक्त इस पूरे मामले में जांच कर रही है। चाहते हैं कि आखिर आए दिन लूट, हत्या और बलात्कार हो रहा है बिहार में। कौन सुरक्षित है जब माननीय मुख्यमंत्री जी सुरक्षित नहीं है? उनके सुरक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च किया जाता है। हम तो लगातार मांग कर रहे हैं, हमारी पार्टी मांग कर रही है, पूरे विपक्ष के लोग मांग कर रहे हैं कि डीजीपी को हटाया जाए। जब डीजीपी सक्षम नहीं है तो उनको क्यों बैठाए हुए हैं? कानून का राज है, जो अपराध करेगा
वो पताल में भी जाएगा, उसको ढूंढ करके उचित कानूनी कार्रवाई होगी। और इनके समय में तो राम राज्य था, समाज जब है तो अपराध होगा, लेकिन नरसंहार नहीं हो रहा है, नरसंहार पर रोक है। घर 12 बजे रात में भी लोग घर से निकल रहे हैं, इनके समय में तो लोग शाम होता था और घर में चले जाते थे लोग। इसलिए ये सब कोई बात नहीं है, इन लोग को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैथिली भाषा को लेकर आज विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद ने मैथिली को एक जाति की भाषा बताया, जिस पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी और हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। इस दौरान सदन में खूब हो हंगामा हुआ। दरअसल केवटी से बीजेपी विधायक मुरली मोहन झा ने मांग की थी कि मिथिलांचल में पदस्थापित सरकारी सभी विभागों के नेम प्लेट पर मैथिली भाषा में भी नाम लिख दिए जाए, जिस पर आरजेडी विधायक रामानुज प्रसाद ने मैथिली को जाति की भाषा बताया। रामानुज प्रसाद के इस बयान पर बीजेपी विधायक संजय सरावगी और बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कड़ी आपत्ति जाहिर की। संजय सरावगी ने रामानुज प्रसाद से माफी की मांग की, हालांकि सरकार की ओर से इस मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। माननीय सदस्य श्री शाहनवाज जी। निगरानी की टीम ने हाजीपुर में भवन निर्माण विभाग के अकाउंट्स ऑफिसर प्रमोद कुमार को 2.5 लाख रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। प्रमोद कुमार ने कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिल क्लियर करने के लिए घूस की डिमांड की थी, जिसकी खबर निगरानी को दी गई। निगरानी के डीएसपी ने बताया कि हाजीपुर के चक सिकंदरपुर में कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियरिंग कॉलेज की बिल्डिंग बनाई जा रही है, जिसके बिल का भुगतान करने के लिए 2.5 लाख रुपए घूस लिए जा रहे थे। इस खबर पर पटना से निगरानी की टीम हाजीपुर पहुंची और अकाउंट्स ऑफिसर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पूर्णिया पुलिस ने 25 लाख के स्मैक के साथ 4 तस्करों को धर दबोचा है। पुलिस को खबर मिली थी कि तस्कर बंगाल से स्मैक की खेप लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद छापेमारी की गई और NH57 पर 4 लोगों को स्मैक के साथ पकड़ा गया। इनके पास से 600 ग्राम स्मैक बरामद किए गए हैं, जिसकी कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। NH57 के पास जलालगढ़ थाना अंतर्गत मोड़ के पास NH57 के पास 2 गाड़ी को डिटेन किया गया और उसके जांच के क्रम में उनके पास से 600 ग्राम लगभग 600 ग्राम की मात्रा स्मैक की बरामद की गई है। खबर छपरा से, जहां पर कल ज्वेलरी शॉप में लूट के बाद पटना के बाकरगंज के दुकानदार अब सुरक्षा को लेकर बेहद परेशान हैं। जनवरी में बाकरगंज में एक दुकान से 10 करोड़ के गहने की लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। कारोबारियों को उम्मीद थी कि सुरक्षा कड़ी होगी, हालात बदलेंगे, लेकिन हालात अब भी जस के तस बने हुए हैं। बाकरगंज में गहने के करीब 300 दुकानें हैं, लेकिन पुलिस की गश्ती नहीं के बराबर होती है। बाकरगंज के कारोबारी क्या सोचते हैं, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। छपरा में दिन दहाड़े सोमवार को अपराधियों ने आभूषण की दुकान से 2 करोड़ रुपए की लूट कर ली और इस घटना ने एसएस ज्वेलर्स की उस घटना को ताजा कर दिया है। और वही एसएस ज्वेलर्स है जहां पर बिहार की सबसे बड़ी आभूषण लूट की घटना हुई थी। तकरीबन 10 करोड़ रुपए लूट की घटना हुई थी और बाकरगंज मंडी है ये, और यहाँ पर सबसे ज्यादा आभूषण की दुकानें हैं। और आज भी न्यूज 18 की टीम ने यहाँ का जायजा लिया, कहीं भी पुलिस की एक गश्ती टीम जो है वो नजर नहीं आई और तमाम तरह के सवाल फिर से उभरने लगे हैं कि क्या वाकई में जो आभूषण कारोबारी हैं पटना के, वो राम भरोसे अपना कारोबार करते हैं, उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। और क्या करती है पटना पुलिस, जब घटना होती है तो घटना स्थल पर पुलिस अधिकारी जरूर पहुंचते हैं, तमाम तरह की बातें और दावे किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत क्या है, इसकी एक बानगी एक बार फिर से देखने को मिली है। पिछली बार एसएस ज्वेलर्स में जब घटना हुई थी तब पाटलिपुत्र सराबा संघ से जुड़े लोगों ने काफी देर तक, काफी दिनों तक आंदोलन किया था और प्रशासन के अलावा सरकार तक इन बातों को ध्यान में लाया था कि आभूषण कारोबारियों के साथ पुलिस जो है वह लापरवाही बरत रही है। पाटलिपुत्र सराबा संघ के अध्यक्ष विनोद कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इन्हीं से बात कर लेते हैं। विनोद जी, अभी तो हमने मुआयना किया तो कहीं पुलिस टीम नजर नहीं आ रही, आपको नजर आती है यहाँ पर? नहीं, हम तो नहीं देखते हैं। जिस तरह की गश्ती होना चाहिए था और जिस तरह की मांग हम लोग ने किया था, और उस मांग के बाद भी एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हमारे सीनियर एसपी और डीएम भी थे, मौजूद थे, उस वक्त भी ये बातें हुई थी। तो अभी तक हमको ऐसा कोई भी गश्ती नहीं दिखता है और हर दिन कहीं न कहीं बिहार में घटना हो रही है।
सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर की वैकेंसी निकलते ही हंगामा शुरू हो गया है। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि जो नियम तय किए गए हैं उसमें वे परीक्षा में शामिल ही नहीं हो पाएंगे, जबकि उनके पास पूरी योग्यता है। नियोजित शिक्षकों ने विधायकों और एमएलसी के आवास का घेराव किया। वे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी से भी मिले। विरोध परीक्षा में शामिल होने के लिए 8 साल का अनुभव मांगे जाने को लेकर किया जा रहा है। प्रधान शिक्षक बहाली में नियोजित शिक्षकों को मौका नहीं दिए जाने के विरोध में राज्य भर में आज नियोजित शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी एमएलसी और एमएलए के आवास के बाहर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और अपनी मांग पर डटे हुए हैं। बिहार के अंदर में लंबे समय के बाद प्रधान शिक्षक की जो है नियुक्ति निकली है, बीपीएससी के जरिए निकली है। और इस बहाली में जो अहर्ता रखा गया है, वो अहर्ता में जो राइट टू एजुकेशन, एनसीटी और जो भी राष्ट्रीय मापदंड है शिक्षक बनने की, उस मापदंड को पूरा करने वाले बिहार के अंदर में बहाल जो लगभग 75,000 टीईटी शिक्षक हैं, उन टीईटी शिक्षकों को पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि आपको ट्रेनिंग के बाद 8 साल अनुभव होना चाहिए, जबकि हमारी ट्रेनिंग कराने की जिम्मेदारी जो है सरकार की थी और बहुत लेट से ट्रेनिंग होने की वजह से हमारी ट्रेनिंग जो है 2019 में मार्च में कंप्लीट हुआ है। मना ये है कि जो अब बिना 2010 के बाद जो शिक्षक नहीं बन सकते वैसे लोग अब प्रधान शिक्षक बनेंगे, ये विडंबना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जाती है, लेकिन बहुत सुंदर जुमला है और ये सरकारें चाहे किसी की रही हो, शिक्षा के साथ न्याय नहीं कर रहा है लोग और सरकारी स्कूलों को बैठाने की साजिश हो रही है। हम लोग सभी लोग आरटीआई और सारे नॉर्म्स को हम लोग फुलफिल करते हैं, फिर हम लोग को अनुभव के नाम पर क्यों रोका जा रहा है? क्या करेंगे आप लोग? हम लोग इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, आंदोलन करेंगे, जितना हो सके उतना संभव सड़क से लेकर आंदोलन करेंगे। मेरा नाम मुकेश कुमार राज। बिल्कुल, तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है लगातार। बता दें आपको कि बीपीएससी के द्वारा प्रधान शिक्षकों की बहाली चल रही है और बहाली को लेकर प्रक्रिया शुरू भी हो गई है, लेकिन 40,000 से ज्यादा जो वैकेंसी निकली है उसमें वर्तमान में जो नियोजित शिक्षक हैं वो कहीं ना कहीं वंचित हो जाएंगे, क्योंकि जो अनुभव के आधार पर बहाली चल रही है उसमें ये लोग अनुभव को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के पीरियड से इन लोगों का 8 साल पूरा नहीं हो रहा है। ऐसे में ये लोग मांग कर रहे हैं कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें भी मौका दिया जाए। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।